नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर, उसके बाद यस बैंक की बात करेंगे। आप यहां पर देख पा रहे होंगे 7 करोड़ 23 लाख क्वांटिटीज़ आज ट्रेड हुई हैं। 3 करोड़ 62 लाख क्वांटिटी की डिलीवरी उठी है, जो कि 50% है। इसको हिस्टोरिकल डेटा से कंपेयर करेंगे 2-4 दिन का, और यस बैंक के चार्ट का एनालिसिस देंगे। उससे पहले जो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आई है यस बैंक को लेकर, यस बैंक के सीईओ का एक छोटा सा इंटरव्यू हुआ। उसमें उन्होंने क्या बातें कही आपके सामने रखना चाहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको ज़रूर जानना चाहिए। तो चलते हैं। हेडलाइन बनी है, वी आर सीइंग ग्रीन शूट्स कमिंग फ्रॉम रिटेल एंड एमएसएमई साइड यस बैंक। ग्रीन शूट्स कहा जाता है फाइनेंशियल रिकवरी को। एमएसएमई छोटे स्मॉल बिजनेसेस होते हैं, और रिटेल हम और आप। मालिक कह रहे हैं, यानी कि सीईओ साहब यस बैंक के कह रहे हैं कि जो हमें मतलब रिकवरी दिख रही है एमएसएमई की तरफ से और रिटेल की तरफ से। अब यहाँ से क्या एडवांटेज मिलेगा? जी हाँ, रिटेल और एमएसएमई एक बहुत बड़ा हिस्सा यस बैंक का कवर करते हैं, वहाँ से रिकवरी आ रही है, यानी कि यस बैंक के लिए ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। इंटरव्यू में और भी बहुत सारी बातें हैं। सबसे पहला सवाल तो यही आएगा कि आपने 50,000 करोड़ रुपए चुका दिए, कैसे बना ये इतना पैसा, कहाँ से आया? तो इन्होंने सीधा जवाब दिया कि हम कस्टमर के आभारी हैं और एम्प्लॉयज़ के भी। आगे इस बात पे आगे भी इन्होंने बातें कही हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। आपको मैं समझाया था, अगर आपने वीडियो देखी हो ना देखी हो, छोटा सा बता देता हूँ आपको कि ये जो 50,000 करोड़ रुपए थे आरबीआई से इन्होंने लिए थे, क्योंकि इनके पास उस वक्त कैश अवेलेबल नहीं था। जो लोग कैश लेने आ रहे थे उनको देने के लिए। क्यों नहीं अवेलेबल था? क्योंकि वो जो कैश वो बंदा जमा करके गए थे, जो भी बंदे थे, वो कैश किसी और को लोन दे उठा था। ठीक इसी का डिफरेंस बैंक कमाता है। वो पैसा लोन के तौर पे चला गया था, यस बैंक के पास कैश बचा नहीं था। यस बैंक को अपने आप को मतलब घोषित कर देना पड़ता, हम कैश नहीं दे पा रहे हैं, दिवालिया घोषित हो जाते, इसलिए आरबीआई ने इनको पैसा दिया था। वही पैसा इन्होंने लौटाया है, क्योंकि इन्होंने कहा कि कस्टमर्स का भरोसा बढ़ा है। और वैसे भी आपने पिछले रिजल्ट में देखा होगा, और आगे इस पर बात भी होगी, तो वहाँ से इन्होंने पैसा चुकाया, आप इतना समझ गए। ठीक, अब एक बात आती है कि सीडी रेशियो क्या होता है। ठीक, मैं आपको बता देता हूँ। क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो को बहुत छोटे से टर्म में समझाता हूँ कि इनके पास चलिए मान लेते हैं 100 रुपये जमा हैं, और ये 80 रुपये लोन में बांट देते हैं, तो इनका जो सीडी रेशियो होगा वो होगा 80, जो कि बहुत भयानक तरीके से 168% पे चला गया था। आरबीआई भी एकदम मतलब परेशान कर देगी आपको अगर इतना भयंकर आपका सीडी रेशियो होगा। आरबीआई खुद कहती है कि 75-70 इसी के आसपास होना चाहिए, और ये कह रहे हैं कि इस साल के अंत तक इट हैज़ कम डाउन एंड मतलब ये नीचे आया है। 17 मार्च को ये 168% था, अभी ये कम हुआ है, आपने रिजल्ट में देखा होगा। और हमारा जो टारगेट है सीडी रेशियो का, वो 100% के नीचे लाने का है बाय द एंड ऑफ द ईयर। इनका टारगेट क्या आरबीआई खुद कहती है, तो इनको ये काम करना ही पड़ेगा, और बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी कि ये उसको नीचे लेकर आएँ। अब वापस आते हैं एक अगले सवाल पर। अब जो अगला मेन सवाल आया, वो कहा जा रहा है कि जो आपके यहाँ डिपॉजिट्स हैं बढ़ रहे हैं, आप उसको कैसे हैंडल कर रहे हो? मतलब डिपॉजिट्स बढ़ रहे हैं तो आप उसको लायबिलिटी मतलब सामने वाले को लोन भी दे रहे हो, तो उसको आप कैसे टैकल कर रहे हो? इन द फर्स्ट क्वार्टर इन्होंने कहा कि हमारी जो ग्रोथ आई 11% की आई, वो आई डिपॉजिट में। अब ये चीज़ और बढ़ रही है, अगर आप यहाँ पर पढ़ेंगे, एंड देयर वाज इक्वल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम बोथ रिटेल एंड कॉर्पोरेट। यहाँ पर बराबर की हिस्सेदारी रिटेल ने भी दिखाई, कॉर्पोरेट ने भी दिखाई पैसा जमा करने में। एंड वी आर सीइंग अ सिमिलर ट्रेंड, सेम पैटर्न बना हुआ है इन द करंट क्वार्टर, और ऑल्सो अभी जो क्वार्टर चल रहा है उसमें भी यही ट्रेंड बना हुआ है। वी वुड बी हैविंग अ वेरी गुड ग्रोथ इन डिपॉजिट ड्यूरिंग द करंट क्वार्टर एंड द फैक्ट दैट वी हैव बीन एबल टू रीपे। देखिए, मैं ऊपर बोला था कि आपको ये बात बताऊंगा कि जो डिपॉजिट्स आए हैं वापस बैंक में पैसा जमा हुआ है, एंड द फैक्ट वी हैव बीन एबल टू रीपे ₹50,000 करोड़ टू आरबीआई स्टैंड्स टेस्टामेंट टू दैट। बिल्कुल वही बात है कि अगर डिपॉजिट्स ना आए होते 50,000 करोड़ रुपए, आरबीआई को देना बहुत मुश्किल हो जाता। इन्होंने समय से पहले चुका दिया, इनके लिए गुड न्यूज़ है। वी आर फोकसिंग ऑन रिटेल
हम रिटेल पे मेन फोकस है इनका, इन्होंने पहले भी कहा है इंटरव्यू में कि हम मेन फोकस जो है वो रिटेल पे दे रहे हैं, और कॉर्पोरेट साइड से अगर आता है तो वहाँ से बड़ी फंडिंग आ जाती है, तो इसलिए कॉर्पोरेट पे भी हमारा ध्यान, मतलब ऐसा नहीं है कि हम कॉर्पोरेट को इग्नोर कर रहे हैं। तो इस आर्टिकल का मैं आपको लिंक दे दूंगा, हो सकेगा डिस्क्रिप्शन में। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, अगर कोई चीज़ ना समझ में आए तो आप ज़रूर पूछना, वैसे कोई ऐसी चीज़ नहीं है, बिल्कुल आसान शब्दों में समझाया गया है। अब वापस चलते हैं थोड़ा सा चार्ट के एनालिसिस पे, क्योंकि उसमें आपको ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। यहाँ पर समझाना चाहूँगा आपको, कुछ लोगों को क्वेरी आ जाती है, सर पूरी निफ्टी बैंक ऊपर जा रही है, यस बैंक गिर रहा है। चलो यार, इसका रीज़न कभी और एक्सप्लेन कर देंगे ऐसा क्यों होता है, लेकिन आप लोगों से ज़रूर मैं जानना चाहूँगा आप लोग क्या सोचते हो इस बारे में। हाँ ठीक है, ये ज़रूर आप बताइएगा। मैंने आपको ये डेटा बताया 50% की डिलीवरी उठी। थोड़ा हिस्टोरिकल डिलीवरी पर चलते हैं। आप अगर हिस्टोरिकल डिलीवरी देखेंगे, कल भी प्राइस गिरा था, और उस प्राइस की गिरावट के दौरान 11 करोड़ के आसपास की डिलीवरी उठी, जो कि 34% सिर्फ थी। मतलब जो कल वाला ट्रेड हुआ, आपको मैं फिर से चार्ट पर लेकर चलना चाहूँगा। यहाँ पर जो आप वॉल्यूम की कैंडल देख रहे हैं, वॉल्यूम की कैंडल बढ़ी, यानी कि ऊपर के लेवल पे रिटेल इन्वेस्टर को फिर से ट्रैप करने की कोशिश की गई, और ऑपरेटर ऐसे ही गंदा गेम खेलता रहेगा, आपको ट्रैप कराता रहेगा। कुछ लोगों की दिक्कत इसलिए बढ़ रही है यस बैंक में, क्योंकि उनकी जो सोच थी उसको यस बैंक ने बिल्कुल ठुकरा दिया। उनको बड़े बड़े टारगेट चाहिए थे, 20 के, 40 के, 100 के, उनको मिल नहीं पा रहे हैं। तकलीफ़ उनकी है, उनको एग्ज़िट करना है। ये रिटेल इन्वेस्टर का खुद का पैनिक है, उसको बचाना चाहिए खुद को इन सब चीज़ों से। कम सही जगह ना खरीद पाओ, सही जगह बेचना तो सीखो। सबसे बड़ी चीज़ स्टॉक मार्केट में होती है सही समय पे बेच देना, चाहे वो आप लॉस में बेच रहे हो, चाहे आप प्रॉफिट में बेच रहे हो। तो खैर, यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर को लगता है उसको ट्रैप किया गया है, अब उसको होप ट्रेड यहाँ पर लग जाएगा। कोई बड़ा प्लेयर आता है, यहाँ पर माल बेच जाता है। तो मैं ओवरऑल कहना क्या चाहता हूँ कि ये जो वॉल्यूम का पैटर्न बना है, इससे क्या आप निकाल सकते हो। देखिए, यहाँ पर वॉल्यूम का बढ़ जाना और डिलीवरी सिर्फ 34% होने का सिंपल सा मतलब है कि नीचे पर जो ख़रीदा है वो इस डिलीवरी लेकर नहीं गया है। और आप समझने की कोशिश कीजिएगा, डिलीवरी लेकर नहीं गया है और रिटेल इन्वेस्टर को ही फंसाया गया है ऊपर के लेवल पे। समझिएगा 34% की डिलीवरी है और वॉल्यूम नीचे बहुत ज़्यादा है। आप पिछली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब इस देख लीजिए, 11 12 13 14, इस कैंडल के बराबर के आसपास का वॉल्यूम हुआ है। और यहाँ पर थोड़ी बड़ी कैंडल भी बनी थी। यहाँ पर देखिए अनडिसाइसिव सी कैंडल बनी, ऊपर के लेवल पे ट्रैप हुए लोग, और फिर से स्टॉक नीचे आ गया। 2 दिन नीचे ट्रेड किया, आप लोगों की क्वेरीज बढ़ गई। मैं फिर से वही कहूँगा जो हमेशा कहता आया हूँ, भाई येस बैंक के लिए अभी तक ना कोई बुरी न्यूज़ आई है। अभी तक जो सिनारियो चल रहा है, बुरी न्यूज़ है तो वो ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर के लिए है। क्योंकि आपको मैं आर्टिकल में एक चीज़ दिखाना चाहूँगा ले चल के, व्हाट आर द नियर टर्म रिस्क फैक्टर्स दैट यू आर मॉनिटरिंग। मैं ये चीज़ आपको बता देता हूँ कि जैसे मैं आपसे कहता हूँ ना कि सब कुछ है, बैंक एश्योरेंस भी कर रहे हैं, कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था, ठीक। और भी कई सिचुएशंस हैं, इनकी क्रेडिट रेटिंग भी इम्प्रूव हुई है। आपको आर्टिकल में ये सारी चीज़ें मिलेंगी, आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। आर्टिकल पढ़िए, और अगर आपने स्टॉक लिया है तो ये आपकी जिम्मेदारी भी है, क्योंकि इनडायरेक्टली वो आपकी कंपनी है। तो आपको आर्टिकल्स पढ़कर उस कंपनी के बारे में श्योरिटी तो रखनी ही चाहिए। आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हो। जिन लोगों को ट्रेड करना है उनको लगता है कि यस बैंक टेक्निकल चार्ट्स को फॉलो करने लगा है, तो नहीं यार, अभी भी ऑपरेटर्स एक्टिव हैं इसमें। आप प्योरली चार्ट पर ट्रेड नहीं कर सकते हो। अब आते हैं रिस्क फैक्टर, आपको बता देते हैं क्या है, मतलब CEO साहब क्या कह रहे हैं रिस्क फैक्टर को लेकर। बिल्कुल जो हम और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वही वो कहेंगे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज़ डेफिनेटली द कोविड इम्पैक्ट आफ्टर 31 अगस्त। वी नीड टू सी द स्टेट ऑफ द बुक। मतलब ये कह रहे हैं कि जो हमारी बैलेंस शीट है उसको हम देखना चाहेंगे 31 अगस्त के बाद कैसी रही, क्या सिचुएशन बनी उसमें। वेयर वी नीड टू गो फॉर द रिस्ट्रक्चरिंग विद इन द रेगुलेटरी नॉर्म्स एंड व्हाट could be the slippage, because as per the current guidelines you can restructure only those loans। यहाँ पर बात हो रही है कि कितने स्लिपेजेस गए हैं, और स्लिपेजेस का मतलब यार एकदम आसान भाषा में आप समझिए कि बैड लोन्स कितने हो गए हैं। और रीस्ट्रक्चर करने का मतलब है कि आप उसके बारे में मतलब उसका पैसा अलग से निकालो, उस चीज़ को बैंक से थोड़ा अलग जोड़ने की कोशिश करो, NPA उसको घोषित कर दो, कई सारी संभावनाएं बनती हैं। और RBI ने ये कहा है कि यू कैन रीस्ट्रक्चर ओनली दोज लोन्स विच हैव अ 30 डे ड्यू पीरियड। मतलब आप समझिएगा कि ड्यू पीरियड के बाद भी 30 दिन आपको इंतज़ार करना है, तब आप उसको रीस्ट्रक्चर कर सकते हो। और ड्यू पीरियड का मतलब क्या होता है कि हमने अपने बैंक से लोन लिया, हमारी ड्यू डेट आज आखिरी दिन है लोन पे करने का, हमने नहीं पे किया, उसके बाद भी बैंकों को 30 दिन इंतज़ार करना पड़ेगा, तब वो उसकी रीस्ट्रक्चरिंग कर पाएंगे।
तब कई सारे एक्शंस लिए जा सकते हैं, उससे पहले नहीं। तो ये थोड़ा सा मतलब है ना कि ये चैलेंज है, इसको आप बुरी न्यूज़ नहीं कह सकते। तो चैलेंज से पार पाया जाएगा। सारे बैंकिंग स्टॉक्स को ये सारी दिक्कतें होंगी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यस बैंक को होगी। तो आपको इस चीज़ से कोई भी ऐसा नहीं निकाल लेना है कि ये बुरी न्यूज़ है। तो वॉल्यूम का एनालिसिस आपको समझना है। ऊपर के लेवल पे हाई वॉल्यूम का सिंपल सा मतलब है रिटेल इन्वेस्टर को फंसाया गया। डिलीवरी परसेंटेज का कम का मतलब यही है कि जो ऑपरेटर्स होते हैं वो माल खरीदेंगे, बेचेंगे और आपको वहाँ ट्रैप कर देंगे। तो बस आई होप आपको थोड़ा कुछ समझ में आया ज़रूर होगा। आर्टिकल आपको ज़रूर पढ़ना है, मैं लिंक नीचे दे दूँगा। चार्ट का एनालिसिस हो गया। अब मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में। हाँ, आप लोग पूछते रहते हो ऊपर का रेट है, ऊपर का रेट है। फिर से वही बात कहूँगा भाई, लॉन्ग टर्म हो तो आपको होल्ड ही करना है। आपको मतलब मैं फिर से बोलूँ 20-25 रुपये से नीचे अगर कोई स्टॉक है और वो मुझे पसंद है, उसमें फ़र्स्ट चॉइस मेरी यस बैंक है। बस इतना ध्यान रखना। ये मैं अपनी पर्सनल बात बता रहा हूँ, आप अपनी रिसर्च खुद से ज़रूर कीजिएगा। कोई भी इन्वेस्टमेंट की मैं सलाह नहीं दे रहा हूँ किसी को। वैसे भी अभी मेरे हिसाब से लेने का रेट तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं होता तो आपको बोलता भी, जब लेने का रेट था मैंने बोला भी था। तो अभी इंतज़ार ही करना सबसे अच्छी चीज़ है। हाँ, जाते जाते एक और चीज़ बताऊँगा आपको कि स्टॉक बाई करने का रेट रोज़ नहीं आता है, समझ रहे हैं। रोज़ ट्रेडर्स करते हैं, इन्वेस्टर बहुत रेयर चांसेस मिलते हैं। 365 दिन में आप अगर आपको 30 दिन भी खरीदने का मौका मिल जाता है तो वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो ऐसे मौके की तलाश में आपको इंतज़ार करना पड़ता है, आपके पास पेशेंस होना चाहिए। तो उस पेशेंस की जिम्मेदारी आपकी है। आपको पेशेंटली होल्ड करना चाहिए अपनी पोजीशन को और वेट करना चाहिए। जब आपका रेट आए उसको डिसाइड कर लो, मैं तब तक नहीं लूँगा, आया तो आया, गया तो गया, समझ रहे हैं। तो ऐसे ही एक अच्छे इन्वेस्टर आप बन पाओगे। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में। तब तक के लिए हंसते खेलते रहिए यार। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।